नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लस चैनल में। आज से यूपी टेट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। यूपी टेट में सभी लोगों को पता है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 30 नंबर का आना है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। 30 नंबर का आना है शिक्षा मनोविज्ञान। और ठीक है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड पेडागॉगी दोनों ही चीज़ें सम्मिलित होती रहीं। तो चलिए आइए आज से शुरू करते हैं। एक बार आपको पूरा ब्यौरा दे देते हैं। जितने भी दिन शेष बचे हुए हैं उन दिनों के अंदर अंदर मात्र हम 10 दिनों के अंदर अंदर शिक्षा मनोविज्ञान को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इसके साथ ही पुराने साल जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न थे, आपको सभी 2011-12 से लेकर 2021-22 तक के सभी हम कराएंगे इसी चैनल पे। उसकी एक प्लेलिस्ट दे देंगे। तो ये बुक के बारे में पहले थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, महेश कुमार वर्णवाल की बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें कि इसके टॉपिक कौन कौन से हैं, तो इसके अगर टॉपिक आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। और इससे पूरा क्वेश्चंस हम आपको पिछले साल वाले भी दिखाएंगे और जो इस बार परीक्षा हो रही है उसकी भी दिखाएंगे। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि व इतिहास, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारी ये चीज़ें हैं, आप देखिएगा इनको। अधिकतर शिक्षा का अर्थ पूछ लेता है, उनकी परिभाषाएं पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी परिभाषा दी शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी जो परिभाषा है वो शिक्षा की अलग और शिक्षा मनोविज्ञान की अलग। शिक्षा के प्रकार बताइए। तो ये आपको हम सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको हम वो दिखाई दे रहे हैं जो मेन चीज़ें हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि व इतिहास, ये पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर होगा अभिवृद्धि एवं विकास। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे अच्छे खासे बनते हैं। कभी दे देगा कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताइएगा, इनके सिद्धांत, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अभिवृद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह, ठीक है। इसके बाद है अधिगम। अधिगम के बाद है अभिप्रेरणा। अधिगम के बाद क्या है, अभिप्रेरणा हो गया। इसके बाद व्यक्ति विभिन्नताएं हो गया, बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ हो गया। इसके बाद समायोजन और कुसमायोजन, सृजनात्मकता, चिंतन, कल्पना, तर्क, आत्मसंप्रत्यय। इनके अंदर जो जब आप देखेंगे ना, जैसे चिंतन के सोपान पूछ लेता है, चिंतन की और अधिगम के बीच संबंध पूछ लेता है, तब आपको समझ आएगा कि नहीं, ये तो बहुत विशेष है। आइए, सबसे विशेष तो हम आपको तब दिखाते हैं जब ये आ जाता है एनसीएफ 2005। क्या आ जाता है, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 आ जाता है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जब क्वेश्चन बनते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान से बनते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक से संबंधित स्मरणीय तथ्य बनते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और उनकी शब्दावलियाँ बनती हैं। तो इस तरह करके ये सारे चैप्टर हम लोग बारी बारी से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा हमने समय इस वजह से नहीं लिया ताकि क्योंकि हमें आज उस चैप्टर को कुछ ना कुछ हद तक कंप्लीट भी करना है। जैसे देख लेते हैं, मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि व इतिहास का पहला चैप्टर है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपकी इच्छा है कि यूपी टेट मेरा निकल जाए तो मैं एक ही बात कहूँगा, आप हो सकता है मैं मैथ इसमें ना करा पाऊँ, तो मैथ को आप जो है किसी अदर चैनल से देख लेना। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर बात करूँ कि मुझे सीडीपी कहाँ से पढ़नी है, तो सीडीपी मैं आपको अपने चैनल से दिखाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर हैं सीडीपी के, उनको आपको मैं दिखाऊंगा। सीडीपी में जो प्रीवियस ईयर हैं उनको 30 में से 30 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो यूपी टेट में टोटल आने कितने क्वेश्चन हैं, टोटल आने हैं 150 क्वेश्चन आने हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, देखो सीडीपी में 30 में हम कराने गारंटी देते हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस इसकी सब प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ईडब्ल्यूएस में 30 में से 30 तो खैर
कराने का प्रयास करूँगा, लेकिन हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन ना करा पाऊँ, ठीक है, वो बाद में बताऊँगा। लेकिन 30 में से 27-28 आपके मार्क्स आएंगे अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरी वीडियो देख लिया, 1 बार नहीं 2-3 बार देख लेना। नोट्स आपको बनाने हो बनाइए, नोट्स ना बनाने हो तो मत बनाइए। सिर्फ मेरी वीडियो को 2 से 3 बार सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम पृष्ठभूमि के इतिहास की बात करते हैं आज। हाँ, तो अभी तो हमने 2 ही बताए ना, इसके बाद शुरू करेंगे हिंदी, और हिंदी के साथ साथ दूसरा चैप्टर रहेगा क्या? दूसरा चैप्टर रहेगा संस्कृत। हम जो है इंग्लिश नहीं इसमें कराएंगे, ठीक है, संस्कृत रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? संस्कृत। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए, 5वां मैथ, ठीक है। इतने में हिंदी में तो 30 बाई 30 तो हम करा ही कर मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम आपके बारे में जब अपने बारे में बताएंगे तो आप खुद कहेंगे नहीं तो आप हिंदी की तो महारथी हैं। संस्कृत तो भाई पूछिए नहीं, हमारी 2017 की वीडियो इसी चैनल में 1 घंटे कुछ मिनट की पड़ी हुई है, देख लेना कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था। लेकिन फिर भी आपको हम एक वीडियो अच्छी देंगे, एक वीडियो क्या, इसकी भी सबकी प्लेलिस्ट बनाएंगे। आप डेली क्या करिए, 4 से 5 वीडियो आएंगी, तो आप उनको सिर्फ रिवीजन के तौर पे देखते भर रहिएगा, नोट्स वगैरह कुछ ना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि व इतिहास। ये आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ये यूपीटेट प्लस यूपीटेट के साथ साथ जो शिक्षक भर्ती आनी है उसमें भी आप कहेंगे कि नहीं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये मेरा यूपीटेट के साथ साथ सुपर टेट भी कवर होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि और इतिहास। यह चैप्टर शायद 2 से 3 वीडियो में ख़त्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? ग्रीन यूनानी भाषा के 2 शब्द से मिलकर हुई थी। पहला शब्द था साइकी और दूसरा शब्द क्या था? लोगस। पहला जो है शब्द क्या है? साइकी, और लोगस दूसरा है। साइकी प्लस लोगस जब जोड़ोगे तब जाके साइकोलॉजी होगा। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है क्या? अध्ययन या विवेचन करना। साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द, साइकोलॉजी क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी रूपांतरण इसका क्या है? मनोविज्ञान होता है, ठीक है। इतनी बात समझिए। अब मनोविज्ञान का अर्थ देख लेते हैं। जो मनोविज्ञान का अर्थ अंग्रेजी भाषा में क्या होता है? साइकोलॉजी, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मन का विज्ञान। अब ये मन का विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस से। पूछ लेता है कि साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है? तो साइकी का सबसे अच्छा अर्थ है आत्मा। लोगस का मतलब होता है अध्ययन, जिसके पीछे भी लोगस लगा होगा तो क्या होगा? स्टडी ऑफ, अर्थात अध्ययन, ठीक है। तो जब साइकी और लोगस को मिलाओगे तो आत्मा का अध्ययन क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट है केलर। केलर ने अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक माना है। अब समझिएगा, इसमें पूछ लेता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ प्रोटोसाइकोलॉजी अरस्तु। गैरिट के अनुसार इस प्रकार साइकी का अर्थ आत्मा है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट है पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी के अनुसार क्या है? साइकी का शाब्दिक अर्थ है मन व मस्तिष्क होता है। पोम्पोलॉजी के अनुसार साइकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन व मस्तिष्क होता है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गाइकेल ने किया था, जो कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के। इनकी पुस्तक है, ये पुस्तक जरूर नोट कर लेना। पुस्तक है साइकोलॉजिया, कब? 1590 ईस्वी में। साइकोलॉजिया का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कहा जाता है। अब समझिए, मनोविज्ञान का क्वेश्चन कैसे बनाता है? मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक किसे कहा जाता है? तो वह है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया किसने लिखी है? रुडोल्फ गाइकेल ने। और रुडोल्फ गाइकेल कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन इसी से हम बना रहे हैं। यही क्वेश्चन आपको हम प्रीवियस ईयर और प्लस जो आने वाले भविष्य में शिक्षक भर्ती है प्लस इसमें दिखाएंगे भी यूपीटेट में। एक लंबे समय तक दर्शन शास्त्र की मनोदर्शन शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन किया जाता रहा है। इसीलिए
दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान की जननी कौन हो गई? दर्शन शास्त्र हो गई। ठीक है। इसके बाद वर्ष 1880 में विलियम जेम्स अमेरिका ने मनोविज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग किया। इसलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? विलियम जेम्स। समझते जाना कितने होंगे। अभी इसके पहले मनोविज्ञान के कौन थे? पोर्टर साइकोलॉजी के जनक थे अरस्तु। अब इसके बाद आधुनिक के मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन हो गए? विलियम जेम्स। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन अर्थात मन का विज्ञान। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वोंट ने 1879 ईस्वी में विश्व की प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब स्थापित की थी। इसलिए इन्हें भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसलिए इन्हें भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब आइए मनोविज्ञान का गर्भकाल। देखो मनोविज्ञान का गर्भकाल कितना है? लगभग 2000 वर्ष माना जाता है। मनोविज्ञान का गर्भकाल कितना? लगभग 2000 वर्ष माना जाता है। और मनोविज्ञान का बंजर काल 1890 से 1905 ईस्वी, लगभग 15 वर्ष तक। स्वर्णिम काल 1879 से 1890 ईस्वी, 11 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है। निष्ठ है आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर की मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं को या चिंतन, भाव या घटनाओं से उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। अर्थ है निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसे विज्ञान से है जिसमें व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्गन एवं किंग या विस या स्कोपलर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, समझ आया? मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। इसके बाद मनोविज्ञान के विकास क्रम को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। अब समझिए मनोविज्ञान के विकास के चरण। ये क्वेश्चन आपका बना बनाया है। समझिए कैसे बना बनाया है। मनोविज्ञान के पहली बात तो पूछ लेता है कितने चरणों में विकसित हुई। तो देखो मनोविज्ञान को पहले क्या कहा गया? पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया। इसके बाद अब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। पहली बात तो ये अच्छे से समझिए। समझ आ गई? तो इसमें अब ये समझना है कि इनके जनक कौन कौन से हैं, इनके मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं। भाई 4 चरण हैं, चारों चरण में इनके वैज्ञानिक भी होंगे ना। तो चलिए सबसे पहले का अध्ययन करते हैं आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। कब तक प्रचलित रहा? 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। इसके बाद एक मिनट, हाँ ये आ गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वालों को प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? आत्मा थी। क्या थी? आत्मा थी। मनोविज्ञान क्या हो रहा है? एक मिनट, एक मिनट का समय दीजिए। हमें लगता है बोर्ड हमारा, हाँ ये आ गया। मनोविज्ञान हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान
मानने वालों की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? आत्मा थी। क्या थी? आत्मा थी। यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का प्रथम चरण है। यह वैचारिक अवधारणा पर आधारित चरण है। यह किस पे? अब इसके प्रमुख समर्थक, इनको जरूर याद करना है। कौन कौन है? अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो, रुडोल्फ गोल्की। अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो, रुडोल्फ गोल्की। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसकी आलोचना के बारे में देख लेते हैं। भाई, आलोचना हुई होगी तभी तो आत्मा के विज्ञान को नकारा गया है, तभी दूसरा मन व मस्तिष्क का विज्ञान लाया गया है। बात सही है ना? तो आत्मा क्या है? आध्यात्मिक व काल्पनिक विषय है। आत्मा धार्मिक विषय है, अर्थात आत्मा क्या है? अमूर्त है। अब इसके बाद जब इसको इन दो आलोचना इन दोनों से कर दी गई कि यह तो आध्यात्मिक है, काल्पनिक है, लेकिन जो मन का विज्ञान है, ये जो मनोविज्ञान है, ये तो मन का विज्ञान होना चाहिए ना, ये तो आत्मा वगैरह तो ये सब काल्पनिक है। ठीक है, तब इसी में दूसरा आया कि नहीं, चलो ये बात बिल्कुल सही होगी कि मनोविज्ञान मन का या वह मस्तिष्क का विज्ञान है। तब फिर 17वीं से 18वीं सदी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। 17 से 18वीं सदी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया और इसके पोम्पोलॉजी हैं। मन व मस्तिष्क के विज्ञान के मनोवैज्ञानिक कौन हैं? पोम्पोलॉजी। मनोविज्ञान व मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने कहा? पोम्पोलॉजी ने। यह विज्ञान के विकास का क्रम का दूसरा चरण है। पहला चरण क्या हो जाएगा? आत्मा का विज्ञान। दूसरा मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। यह चरण वैचारिकता पर आधारित है। इस चरण की प्रमुख मुख्य विषय वस्तु मन अर्थात मानसिक क्रियाएं हैं। प्रमुख समर्थक कौन हैं? पोम्पोलॉजी। एक बात बता दें आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई कोर्स नहीं लेते, ये निकलवाने की हम आपको दावा करते हैं कि आपको निकला देंगे। ठीक है, ये कैसे हटता है? यही तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो ठीक है। चलिए अब देखो इसके समर्थक कौन कौन से निकले पोम्पोलॉजी के? थॉमस रीड, बर्कले, जॉन लॉक। ठीक है, अब आलोचना, अब देखिए इसकी आलोचना की गई होगी तभी तो आलोचना के बाद तभी तो अब इसमें क्या क्या है? मन व अमूर्त। मन अमूर्त व अंतर्मुखी है, इसलिए अध्ययन करना असंभव है। मन व मस्तिष्क व्यक्तिगत है, निष्ठ है, दूसरे व्यक्तियों के मन का अध्ययन करना कठिन है। इन तीन चीज़ों की आलोचना की गई और इसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो निष्ठ क्या होगा? निष्ठ है चेतना का विज्ञान। अब देखिए चेतना का विज्ञान क्या है? अब ये तीसरा चरण में आ गया। पहला आत्मा, दूसरा मन का, अब दोनों को क्या कर दिया गया? नेगलेक्ट कर दिया गया। तीसरा आया चेतना के विज्ञान के रूप में, अर्थात मन का विज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी को चेतना का विज्ञान कहा गया है और सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने वर्ष 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया था। अब प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं? प्रमुख समर्थक हैं विलियम वुंट, टिचनर, विलियम सल्ली, विलियम जेम्स। ये देखिए, ठीक है, 4 लोग हैं, विलियम वुंट, टिचनर, विलियम सल्ली और विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के इस चरण की मुख्य विशेषता क्या था? मुख्य विषय वस्तु क्या थी? चेतना।
यह मनोविज्ञान के विकास क्रम का तीसरा चरण है। आपको हमने पहले बता दिया था तीसरा चरण कैसे हो गया। इस चरण में पहली बार वैचारिकता के साथ प्रयोगात्मक शैली को अपनाया गया। विलियम जेम्स के अनुसार चेतना विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इस चरण में पहली बार प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1879 में। आपको हमने बताया भी है ना। सिगमंड फ्रायड ने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया था। देखिए, अगर हम कहें मन के विचार को किसने बताया? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मन के प्रकार को चेतना के विज्ञान का आधार बताया। अब आलोचना देखो, आलोचना कैसे होती है। मन का भाग 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10% ही चेतन होता है। ऐसी स्थिति में मन का अध्ययन करना असंभव व कठिन है। मन का भाग 1/90 अर्थात 90% अचेतन होता है। मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द कहा है। चेतना को क्या कहा है? बुरा शब्द कहा है, बैड वर्ड कहा है। अब इसके बाद आता है व्यवहार का विज्ञान। इसके बाद क्या आता है? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी से अब तक के समय को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जे.बी. वॉटसन ने परिभाषित किया था। यह व्यवहार व चेतना का आधारित मनोविज्ञान एकमात्र चरण है। वर्तमान में मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव, विलियम मैकडूगल आदि। इनको आपको याद करना पड़ेगा। जो प्रमुख समर्थक हैं ना, इनको याद करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि जो अभी तो चैप्टर वाइज चलते हैं, ठीक है। एक बार चैप्टर वाइज क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद एक अच्छी सी नोट्स तैयार करेंगे। जैसे पूछ लेता है कि इसमें मनोविज्ञान के जो व्यवहार का विज्ञान उसके प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव, विलियम मैकडूगल आदि। इनकी एक सारणी भी बना देंगे ताकि आप कभी भी भूल ना पाओ। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अमेरिका निवासी जे.बी. वॉटसन ने कहा। इसलिए व्यवहार का जनक वॉटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। आपको एक चीज़ याद होगी, अगर आपने B.Ed या BTC जो भी कर रखे हैं तो आपने सुना होगा, तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, इसके बाद उसको जो चाहोगे, चोर, पुलिस, जो भी, मतलब कहने का मतलब डॉक्टर, वकील, जो आप कहोगे मैं वो बनाकर आपको दूंगा। मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी शैशवावस्था में है। अब आगे समझो। मनोविज्ञान के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण करना होगा, जो निम्न है। स्किनर के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये स्किनर ने कहा था। समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। जे.बी. वॉटसन के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं चल रही हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। गैरेट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है। किसका है? अचेतन का विज्ञान है। इसके बाद जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या कहते हैं? मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जो मनुष्य एवं पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर्गत मनोभाव और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। नेक्स्ट है मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध
व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इसमें से देखो सब नहीं याद करनी है, अभी हम आपको तो पूरी बता दे रहे हैं, लास्ट टाइम बताएंगे कि आपको और क्या क्या रखना है। जैसे मन के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट है, फिल्स बरिंग ये तो सब नहीं आते, लेकिन हम बताएंगे। मॉर्गन इम्पोर्टेंट है, गैरिसन इम्पोर्टेंट है और क्रो इम्पोर्टेंट है, वुडवर्थ इम्पोर्टेंट है, तो इनको लेकिन देख लीजिएगा। फिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। बोरिंग या लैगफील्ड विल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। आप पूरी याद रखिए चाहे ना याद रखिए, लेकिन क्रो के अनुसार इसको जरूरी पढ़ना होगा। मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग दिया। ये भाई हर अगर एग्जाम में यूपी टेट में अगर ना पूछी जाए तो फिर परिभाषा का कोई मतलब नहीं रहेगा था। इतना याद रखना है कि वुडवर्थ ने कहा था, क्या कहा था, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना खोई और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये रही परिभाषाओं के बाद मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना, इसके बारे में देखते हैं। मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना। भारतीय संकल्पना में मनोविज्ञान के उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो वर्तमान मनोविज्ञान में विद्यमान है। भारतीय संकल्पना की विशेषताएं: आत्मा तत्व को पहचानना, आध्यात्मिक मनोविज्ञान, गीता में मनोविज्ञान, योग में महत्व, शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवधारणा, वेदों में मनोविज्ञान, प्राकृतिक व्यवस्था का समावेश। सामान्यतः वर्तमान एवं भारतीय संकल्पना के मनोविज्ञान एक अंतर पाया जाता है। मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना में रहस्यवाद समाहित था, वही वर्तमान मनोविज्ञान में रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है। ये तो रही। अब देखो मनोविज्ञान की शाखाएं या क्षेत्र, इनसे आपको ये जो अभी लास्ट में ये पढ़ाया ना, ये लास्ट में सबसे नीचे वो और ये, इनका कोई महत्व नहीं है यूपी टेट में, फिर भी हम आपको एक सिर्फ जानकारी के लिए आपको रखनी होगी ये बात कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, किशोर विकासात्मक, तुलनात्मक, औद्योगिक, परा, समाज, निदानात्मक या उपचारात्मक, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रयोगात्मक, अभियांत्रिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत, अपराध, सैन्य, कानून और मनोविज्ञान की नवीनतम व प्रयुक्त होने वाली शाखाएं। अन्य शाखाएं कौन कौन सी? ये हर चीज़ में मनोविज्ञान जोड़ दो, एक शाखा तैयार है। जनसंख्या, आयुर्वेद, राजनीति, संगीत, दर्शन, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, विधि शास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है, तो इनको आपको नहीं याद रखना। ठीक है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हम उसको बता ही देते हैं, वो चीज़ें आप देखना। इसके बाद अभी हम लगभग 200-300 क्वेश्चन, इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम कराएंगे। जब ये चैप्टर समाप्त होगा ना तो इसके पीछे 200-300 क्वेश्चन करा देंगे, और उनमें से इस चैप्टर से जो पिछले साल पूछे गए हैं वो भी करा देंगे, ताकि आपको इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपको छूट के ना जाने पाए। ठीक है, मुश्किल से 14 से 15 चैप्टर हैं, उनको अगर आप अच्छे से तैयारी ऐसे कर लें कि सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी दूसरे का बैच ऐसे लेने तो आपको आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान। वर्ष 1905 में सर भोजेंद्र नाथ सील ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम तैयार किया एवं मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु एक प्रयोगशाला स्थापित की, परंतु यह प्रयोगशाला अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई।
1915 ईस्वी में भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से शुरू हुई। वर्ष 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई, जिसका विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.N. सेनगुप्ता बनाया गया। 1922 में प्रोफेसर गिरिचंद्र शेखर बोस को इस विभाग के उपाध्यक्ष बनाए गए, जो मनोविज्ञान में PhD की उपाधि लेने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। वर्ष 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस एसोसिएशन द्वारा 1925 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में प्रयुक्त मनोविज्ञान को प्रारंभ किया। वर्ष 1946 में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान को 2 विभागों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना कर मनोविज्ञान का शिक्षण कार्य किया जाने लगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग बाद में स्नातकोत्तर मनोविज्ञान तथा प्रयुक्त मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ। मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान में प्रथम निदेशक कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HP मैत्री को नियुक्त किया गया। अब और आइए इम्पोर्टेंट में मनोविज्ञान के संप्रदाय। सबसे पहला आता है संरचना संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रतिपादन 1890 में किसने किया था? विलियम वुंट ने। अब पूछ लेता है कि संरचना संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो विलियम वुंट आपको लगा देना है, क्योंकि यूपीटेट तो फैक्ट टू फैक्ट पूछता है ना, तो घुमाता नहीं ना। अगला है, यह मनोविज्ञान का प्रथम व प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय में अंतर्दर्शन विधि को अपनाया गया है। संरचनावाद संप्रदाय प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है। इस संप्रदाय का समर्थन टिचनर एवं एडलर तथा बैडफोर्ड ने किया था। संरचनावाद संप्रदाय की प्रबल आलोचना विलियम जेम्स ने की। इसके बाद नेक्स्ट है, इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना को माना गया है। विलियम वुंट व उसके न्याय संरचनावादी कहे जाते हैं। संरचनावादी को आत्मनिरीक्षण तथा अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। चेतना पर सर्वाधिक कार्य, अध्ययन व प्रयोग विलियम वुंट ने ही किया। इस संप्रदाय को निर्मितवाद व निर्माणवाद की संज्ञा दी गई। विलियम वुंट ने इस संप्रदाय के द्वारा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, इसलिए विलियम वुंट को दुनिया का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहा गया। अब टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व होते हैं। पहला भाव होता है, दूसरा प्रतीक या चिन्ह होता है और तीसरा संवेदना होती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने अपने शिष्य टिचनर की सहायता से जर्मनी। अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मनोविज्ञान विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट अपने शिष्य टिचनर की सहायता से। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थित लिप्जिंग विश्वविद्यालय। वर्तमान में क्या नाम है लिप्जिंग विश्वविद्यालय का? वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कब की गई थी? 1879 में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विलियम वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बताई हैं, पहला तीव्रता और दूसरा गुण। लेकिन उनके शिष्य टिचनर ने चेतना की 2 विशेषताओं में एक और जोड़ दी। तीव्रता गुण के साथ क्या जोड़ दी? दो विशेषताएं जोड़ी हैं, अवधि और स्पष्टता। नेक्स्ट है, विलियम वुंट ने भाव का त्रिविमीय सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। भाव का अध्ययन 3 विमाओं में स्थित है, सुखद, दुखद, तनाव नियंत्रण, उत्तेजना और शांत। अर्थ के संदर्भ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वुंट शिष्य टिचनर ने किया। ये तो समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? पहला कौन सा था बताइए हमें। पहला कहाँ चला गया? पहला था संरचनावाद, वही तो था ना। अब दूसरा है प्रकार्यवाद संप्रदाय। ये इम्पोर्टेंट है, जो अभी बीच बीच में इम्पोर्टेंट इस तरह लिख देते ना, आई और एम का मतलब ही है इम्पोर्टेंट। प्रकार्यवाद संप्रदाय को
कार्यात्मक और कार्यवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादन सन 1895 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स ने अनौपचारिक रूप से किया। इस संप्रदाय की मूल विषय वस्तु चेतना के कार्य अर्थात चेतना के कार्यों पर सर्वाधिक बल दिया गया। नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय की आलोचना करते हुए विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद संप्रदाय की नींव रखी। पहला संरचनावाद था, जब इसकी आलोचना हुई तो दूसरा कौन सा आ गया? प्रकार्यवाद आ गया। ठीक है, अब वही पढ़ रहे हैं। यह संप्रदाय अंतर्निरीक्षण विधि व प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। व्याख्या, नाम और पहचान प्रत्यक्षीकरण के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्नावली, अनुसूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रकार्यवाद की ही देन है। प्रसिद्ध अमेरिकन दर्शन शास्त्री तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक थे। आगे चलकर यह संप्रदाय दो शाखाओं में बट गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रकार्यवाद के संपादक कौन है या प्रमुख समर्थक कौन है? साफ सुथरी बात है, जॉन डेवी। जान डाल दोगे तो प्रकार्यवाद अर्थात कार्य अपने आप करने लगेगा। ठीक है, प्रकार्यवाद। आओ इसके दो भागों में बढ़ गया, पहला शिकागो और दूसरा कोलंबिया। शिकागो के समर्थक कौन कौन से हैं? विलियम जेम्स, जॉन डेवी, हावे कार, ई.जी. बोरिंग, जेम्स आर एंजिल। और दूसरा कोलंबिया में है वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। ठीक है, अब चलते हैं समर्थनकर्ता जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, एंजिल, वुडवर्थ और कैटल। ठीक है, यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर जोर देता है। बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण इसी संप्रदाय द्वारा किया गया। यह विलियम जेम्स की विचारधारा पर आधारित संप्रदाय है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, कौन यह वीडियो पूरी देख रहा है? जो पूरी देख रहा है ना, उसके 82 या 90 पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। यह संप्रदाय साहचर्य के नियम पर जोर देता है। उद्दीपन से क्रियाओं की शुरुआत होती है। व्यवहारवाद संप्रदाय। अब व्यवहारवाद के जनक आ जाओ भाई। तीसरा हम पढ़ रहे हैं, पहले संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद और तीसरा कौन सा है? व्यवहारवाद। अच्छे से पढ़ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सन 1913 ईस्वी में जे.बी. वॉटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया। इस संप्रदाय को अनुभूतिवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मूल व्यवहारवादी बी.एफ. स्किनर को माना जाता है। जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु से व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन सिर्फ वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहारवाद व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस संप्रदाय को मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवादी कहा जाता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा व्यवहारवाद संप्रदाय ने दिलाया। इस संप्रदाय में अनुबंधन विधि, परीक्षण विधि, अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि को अपनाया। आप लोगों को लगता होगा कि ये अनुबंधन विधि, परीक्षण विधि, अवलोकन विधि और निरीक्षण विधि ये सब क्या हैं? एक बात बता दूं, ये सारी चीज़ें आगे चल के जब विधि वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ जरूर देखेंगे। ठीक है, इस संप्रदाय में पावलोव, स्किनर, गुथरी, टॉलमैन आदि मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रभावी योगदान किया था। सन 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया और किस पुस्तक में किया?
सन 1905 में किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। इनकी पुस्तक क्या है ये नोट कर लेना, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। अब वाटसन द्वारा लिखी गई पुस्तकें। 1914 में मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा नामक पुस्तक में व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की। 1919 में मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण और 1924-25 में व्यवहारवाद नामक पुस्तक में संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की बात की गई। अब चौथा शुरू होता है समग्रवाद। इसमें हम निपटेंगे अगली वीडियो पे, ठीक है, इसको निपटेंगे अगली वीडियो पे। देखो ये चैप्टर हम टोटल लगभग आपको रियल बताएं, बहुत घसीट के 10 से 12 वीडियो होंगी और 10 से 12 वीडियो में आपको हम यूपी टेट तो हाई है 30 में 30 आपको दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर में भी, और जो होने वाला है 2, 3, 4 तारीख को उसको भी कराएंगे, ठीक है, उसमें भी बताएंगे। और सुपर टेट में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।